नमस्कार साथियों। आज हम लोग 15 एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट की करेंगे और इस 15वें एक्सरसाइज में हम लोग जो भी प्रश्न देखेंगे आप, तो अब आपको ये लगता होगा कि अब इन प्रश्नों को हम लोग अच्छे ढंग से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं? 15। ठीक है, 15वां प्रैक्टिस सेट लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए उनके सभी प्रश्नों को एक बार हम लोग देख लेते हैं। साथियों, इस प्रश्न में सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वह है स्वर से संबंधित। और स्वर में कौन सा स्वर पूछा गया है? अर्धविवृत स्वर। कौन सा स्वर पूछा गया है? अर्धविवृत स्वर। साथियों देखिए, आपका विकल्प दिया है उ, ए, आ और ऐ। तो आप लोग जानते हैं कि जो विकल्प आपका बी है वह क्या है? अर्धविवृत स्वर है। ठीक है, अर्धविवृत स्वर है। ठीक है, साथ ही देखिए ए तो है ही, ऐ, इसके अलावा आ, औ और अ, ये चार वर्ण जो हैं ये कौन से हैं? ये अर्धविवृत स्वर के वर्ण हैं। ठीक है, इनको क्या कहेंगे आप लोग? अर्धविवृत स्वर, जिसमें कि मुख द्वार आधा खुलता है। ठीक है, अर्धविवृत का मतलब क्या होता है? खुला होना। ठीक है, विवृत का मतलब क्या होता है? खुला होना। और क्या खुला रहेगा? मुख द्वार खुला होना, मुख खुला हो। ठीक है, और संवृत का क्या मतलब होता है? संवृत का मतलब होता है बंद। ठीक है, तो विवृत खुला हुआ और संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। ठीक है, तो ये जो आपका विवृत का अर्थ होगा खुला होना है, तो अर्ध लगा हुआ है तो जिसमें आधा मुंह खुला हुआ हो। ठीक है, तो जैसे ए, अ, औ और अ, आप देखेंगे तो इसमें आपका जो मुख खुलता है, मुख विवर जो बनता है वह क्या होता है? अर्धविवृत होता है। तो ये क्या है? अर्धविवृत स्वर है। ठीक है, साथ ही देखिए विवृत स्वर कौन सा है? तो साथियों जानते हैं आ जो है वह आपका आ, दीर्घ आ जो है वह विवृत स्वर है। ठीक है, किस प्रकार का स्वर है? विवृत स्वर है। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना, विवृत स्वर है आ। और इसके अलावा देखा जाए तो आप देखिए ए बचता है और उसके बाद आप देखेंगे तो ए जो होगा वह आपका अर्धसमृत स्वर है। ठीक है, ए कैसा स्वर है? अर्धसमृत स्वर है। और इसके अतिरिक्त ओ है, तो ओ भी जो है आपका अर्धसमृत स्वर है। कौन सा स्वर है? अर्धसमृत स्वर। अर्धसमृत स्वर कौन कौन से हैं? अर्धसमृत स्वर, अर्धसमृत स्वर कौन कौन से हैं साथियों? देखिए ए और ओ, ये आपके किस प्रकार के स्वर हैं? अर्धसमृत स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? अर्धसमृत। अब देखिए समृत स्वर कौन से हैं? तो साथियों जानते हैं आप समृत स्वर कौन से हैं? कौन कौन से हैं समृत स्वर? तो देखिए ई और दीर्घ ई, उ और दीर्घ उ, ये जो चार स्वर हैं, तो ये चार स्वर जो हैं ये समृत स्वर हैं। कौन से स्वर हैं? समृत स्वर। और ए और ओ कौन से स्वर हैं? अर्धसमृत स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में आप देखिए मुख द्वार आधा बंद रहता है, ठीक है, आधा बंद रहता है तो वो अर्धसमृत कहे जाते हैं। और जिनमें पूरा मुख द्वार लगभग बंद रहता है वो क्या होता है? उनको हम लोग क्या कहते हैं? समृत कहते हैं। ठीक है, तो समृत का मतलब क्या होता है? जिसमें मुख विवर जो हो पूर्णतया बंद हो। ठीक है, मुख का पूर्ण रूप से बंद होना, मुख पूर्णतया पूरा बंद हो। ठीक है, और इसमें अर्धसमृत में थोड़ा सा मुख बंद हो, थोड़ा सा ही खुला होना चाहिए। अर्धविवृत में क्या होता है? थोड़ा खुला हो, विवृत मतलब पूरा खुला हो। ठीक है, तो ये जो स्वर हैं ये आपके स्वर मैंने बता दिया कि विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर ये स्वर आपको मुख द्वार खुलने के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कैसे आप नोट करेंगे? मुख द्वार। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, मुख द्वार खुलने
के आधार पर, इसको नोट कर लेंगे। देखिए स्वर जो है आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ज्ञान धीरे धीरे हो जाएगा। हम लोग प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही प्रश्नों को सेट किए हुए हैं कि जो सरल से कठिन की ओर जाता हो, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद कि प्रश्नों का थोड़ा सा जो कठिनाई का स्तर है वह बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों को सिखाने का एक जो सिद्धांत है वह यही है कि सरल चीज़ें पहले बताई जाए, सरल से कठिन की ओर चला जाए, ठीक है। तो व्याकरण वैसे भी इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। तो आप देखिए आज हम लोग ने सीखा अर्धविवृत स्वर, मुख्य द्वार खोलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर देखिए कई आधारों पर विभक्त हैं, लगभग 8 प्रकार के स्वर, 8 आधारों पे स्वर के भेद किए गए हैं, ठीक है। मुख विवर के आधार पर, जीभ के आधार पर। जैसे जीभ क्या है, अब जीभ देखिए आपकी जीभ की 3 अवस्था होती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी जीभ है, तो जीभ का अग्र भाग हो गया, मध्य भाग हो गया और ये पश्च भाग हो गया, ठीक है। तो अग्र, मध्य और पश्च, ठीक है। मध्य, अग्र, पश्च, इस आधार पे भी जीहवा के आधार पर, जीभ के आधार पर, ठीक है, जीभ के आधार पर भी आपके स्वरों को बांटा गया है। इसी आधार, इसके अलावा देखिए मात्रा के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी बांटा गया है, ह्रस्व मात्रा, दीर्घ मात्रा। देखिए उसके अलावा देखिए आप लोग मूल स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर किसे कहते हैं और संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो यह भी एक विभाजन का आधार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए तो दृढ़ स्वर, शिथिल स्वर क्या हैं, ये भी हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या करेंगे हम लोग, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को आपको पूरे प्रैक्टिस सेट, 50 प्रैक्टिस सेट में लगभग ये सारी चीज़ें कवर कर ली जाएंगी। तो इसमें हर प्रैक्टिस सेट में आप देखेंगे कि आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ जरूर रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह है, विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो, ठीक है। इसमें आपको देखिए विराम चिन्ह पहचानना है। राम ऑफिस से घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया, ठीक है। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा और हाथ धोकर खाना खाया, फिर खाना खाकर खेल कर सो गया, ठीक है। अब सभी विकल्पों में देखिए और लास्ट का जो विकल्प है राम, तो यहाँ पर देखिए चिन्हों को आप लोग पहचानिए, ठीक है। तो राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, हाथ धोकर खाना खाया, फिर खेल कर सो गया। तो देखिए यहाँ पर जो पूर्ण विराम भी नहीं है, यहाँ पर उप विराम का प्रयोग हुआ है, अल्प विराम का प्रयोग हुआ है। इस वाले में देखिए बीच में किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं है, विराम चिन्ह का केवल और केवल एक विराम चिन्ह का प्रयोग है। जबकि जो पहला जो विकल्प है यहाँ देखिए योजक चिन्हों का प्रयोग है, और योजक चिन्हों का प्रयोग जब हम कभी शब्दों को, वाक्यांशों, मुख्य रूप से देखा जाए तो शब्दों को जोड़ने के काम आता है। और लेकिन विकल्प जो बी है आपका, इसमें देखिए जहां पर हम वाक्य को थोड़ी देर के लिए अल्प विराम से ज्यादा रुकना हो, वहां पर हम लोग किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अर्धविराम का। तो इन स्थानों पर देखिए आप 1 और 2 जगह पर क्या है, अर्धविराम का प्रयोग हुआ है, और अंत में देखिए तो पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यह कौन सा विराम है, पूर्ण विराम है। और ये दोनों क्या हैं, अर्धविराम है, ठीक है, अर्धविराम। तो उचित रूप से देखा जाए तो ये जो विराम है आपके, ये सही विराम चिन्ह प्रयोग किए गए हैं वाक्य में, ठीक है। तो आपका जो विकल्प होगा, विकल्प बी सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रमेश, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान में कौन सी संज्ञा है। देखिए सभी नाम दिए गए हैं और इन नामों में कौन सी संज्ञा है आपसे पूछा गया है।
तो जानते हैं आप, जब किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप से नाम दिया हो, किसी पहाड़ का व्यक्तिगत नाम दिया हो, किसी नदी का व्यक्तिगत नाम दिया हो, तो वहाँ पे कौन सी संज्ञा होगी? तो साथियों जानते हैं निश्चित रूप से वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी, भाववाचक होगी, व्यक्तिवाचक होगी, समूहवाचक होगी। तो आपको पता है जब हम किसी व्यक्ति की बात करें निश्चित रूप से, ठीक है, किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के बारे में बता रहे हों या किसी वस्तु के बारे में बता रहे हों, ठीक है, ये किसी नदी या किसी पहाड़ के बारे में बताया जा रहा हो, तो वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। राकेश, रमेश, सीता, श्याम, हिंदुस्तान। ये सभी क्या हैं? व्यक्तिगत रूप से देखिए नाम है, इसलिए ये किसी न किसी इंडिविजुअल पर्सन को या देश को का बोध कराते हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। तो विकल्प आपका जो होगा वह सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसके कितने भेद पूछा गया है। तो आप लोग जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो आप लोग जानते हैं जिस जहां श्रोता, वक्ता और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। वक्ता जो है श्रोता से किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात कर रहा होता है, तो वहां पे कौन सा समास सर्वनाम होता है? वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। और पुरुषवाचक सर्वनाम में सबसे पहला कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है, जो की बात कहने वाला होता है। फिर होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या करता है? उत्तम पुरुष की बात को सुनता है। और होता है एक अन्य पुरुष। ये जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के बीच में वार्तालाप हो रही होती है, वो किसके विषय में हो रही होती है? वो अन्य पुरुष के विषय में हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने भेद हो गए? 1, 2, 3। तो आपका जो विकल्प 3 है वह सही हो जाएगा। ठीक है, कितने विकल्प हैं? विकल्प आपके 3 हैं। जो विकल्प पुरुषवाचक सर्वनाम का, वह विकल्प 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ठीक है, तो देखिए कौन सा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। विषाद, निकृष्ट, उत्कृष्ट। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जो विषाद शब्द है वह क्या है? विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, विषाद विशेषण नहीं है, जबकि अन्य जो शब्द हैं वह विशेषण हैं। और विषाद क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक क्या है? संज्ञा है। इस चीज को आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये सभी क्या हैं? विशेषण हैं। और विशेषण में भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, इस ध्यान से कर लीजिए इस चीज को। ठीक, आगे चलेंगे। राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? देखिए क्रिया का कौन सा प्रकार है, इसमें आपको बताना है। क्रिया किस प्रकार की है? पूर्वकालिक क्रिया है, सेब खाता है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, अनेकार्थ क्रिया है। तो साथियों आप जानते हैं पूर्वकालिक क्रिया में क्या करता है कि राम सेब छील कर खाता है। अगर छील कर खाता तब क्या होता कि पहले छीलने की क्रिया हुई, उसके बाद वह खा रहा है। ठीक है, तब वह क्या होता? या राम खाकर दूध पीता है, राम सेब खाकर दूध पीता है। तो मतलब एक काम करके तुरंत ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई, तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। लेकिन जब क्रिया में, जब वाक्य में कर्ता हो, तो क्रिया क्या हो जाती है? वाक्य में कर्ता कार्य तो कर रहा होता है, क्रिया तो कर रहा होता है, लेकिन क्रिया का प्रभाव वाक्य में
कर्ता के ऊपर ना पढ़ करके किसी अन्य अर्थात कर्म के ऊपर पड़ता है तो वह कौन सी क्रिया होती है, वह होती है सकर्मक क्रिया। और यहाँ पर आप देखिए तो जो राम है क्या खाता है, सेब खाता है, ठीक है, क्या खाता है, सेब खाता है। और राम कार्य तो कर रहा है लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है, सेब के ऊपर। खाया कौन जा रहा है, सेब, ठीक है। तो क्या खाता है, सेब खाता है, तो यह क्या है, कर्म है। और जब क्रिया में कर्म आ जाएगा तो वह क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। तो साथियों जो आपका विकल्प होगा वह विकल्प कौन सा है, बी विकल्प। साथियों एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, वो कौन सी क्रियाएं होती है, सकर्मक। जैसे देखिए शीला टहल रही है, टहलती है, ठीक है, टहलती है, शीला टहलती है। इस वाक्य में आप देखेंगे तो जो टहलना क्रिया है यह क्रिया किस प्रकार का है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। मंत्री जी ने हड़ताल कर रहे श्रमिकों की समस्याओं को सुनने के लिए पर्याप्त समय दिया, पर्याप्त समय दिया। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, देखिए साथियों इसमें क्रिया विशेषण पूछा गया है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। साथियों देखिए जहां पर पर्याप्त, कम, थोड़ा, इस प्रकार के उचित, अन्य प्रकार के इसी तरह से अन्य और भी क्रिया विशेषणों का प्रयोग होता है, तब क्या कौन सा वहां पर क्रिया विशेषण होगा, तो वहां पर होगा परिमाणवाचक। जैसे इसमें देखिए पर्याप्त शब्द का प्रयोग हुआ है, पर्याप्त, काफी, कम, अंशतः, पूर्णतः, पूर्णतया, इस प्रकार के जब शब्द आएंगे तो वहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये मैंने बार बार आपको बताया। क्रिया विशेषण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक, ठीक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जैसे राम तेज दौड़ता है, तो तेज जो शब्द होगा वह क्रिया विशेषण की स्थिति को बताता है, ठीक है, वह तेज जो है उसके तरीके को बताता है, ठीक है। जबकि कालवाचक क्या है कि वहां पर समय के बारे में बताया जाए, ठीक है, राम कल आया, ठीक है, श्याम कल गया, ये कल आना, परसों जाना, राम परसों बिहार गया, ठीक है। तो परसों जो शब्द आया गया ये क्या है, काल है। राम अभी आया, ठीक है, अभी क्या है, यह कालवाचक जो है क्रिया विशेषण है। साथ ही स्थानवाचक, स्थानवाचक जैसे राम वहां गया, ठीक है, राम वहां खड़ा है, ठीक है, कभी कक्षा में या कभी यहाँ खड़ा है, तो यहाँ वहाँ ये सब स्थानवाचक हैं। उधर खड़ा है, ठीक है, तो उधर क्या है, दिशा सूचक है। तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे तो ये आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा विकल्प सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग का है, ठीक है, कौन सा शब्द पुल्लिंग का है इसको बताना है। तो बात हो गई, बात बन गई, रात बीत गई, आय कम हो गई, व्यय अधिक हुआ, व्यय अधिक हुआ। तो देखिए अब आपको यहाँ देखिए गई गई सभी क्रियाएं स्त्रीलिंग हैं, जबकि यहाँ पर आपका हुआ है जो वो पुल्लिंग क्रिया है। तो आप जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आपका जो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द पुल्लिंग का होगा, तो पुल्लिंग आपका डी विकल्प में है, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे एक प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, वचन का जोड़ा सही नहीं है, ठीक है, वचन का जोड़ा सही नहीं है।
सोना सोना, धेनु धेनु में, छात्र छात्रगण, आटा आटे। ठीक है, तो जो सोना है यह जो विकल्प है सोना का क्या होगा, सोना का कोई बहुवचन होता नहीं है। ठीक है, तो आपका जो विकल्प है वह होगा डी विकल्प। ठीक है, सोना का क्या होता है, सोना हमेशा आप जानते हैं कि इसका जो विकल्प है इसमें आप सही करेंगे डी, आटा का आटा। और आटा क्या है, एक प्रकार की वस्तु है। आटा जो है वह वचन जोड़ा नहीं है या सही जोड़ा नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती हैं। ठीक है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, सोना जो है, अगर यह सोना वस्तु वाला सोना है तो यह भी द्रव्यवाचक सोना होगा, मटेरियल नाउन होगा। तो इसको भी आप लोग कर लेंगे, किसमें करेंगे इसको आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको क्रॉस कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग कोई विकल्प दूसरा बना देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि गाय या गाय। ठीक है, या कोई और भी विकल्प ले लेते हैं, मान लीजिए रात ले लेते हैं, रात है तो इसका रातें हो जाएगा। तो यहाँ पर ये विकल्प हम लोग कट करके रात और रातें लिख लेते हैं, तब सही हो जाएगा, क्योंकि ये दो विकल्प जो है एक समान हो रहे थे, इसकी वजह से ये प्रश्न में त्रुटि आ रही थी। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नए तरीके से रातें उसमें विकल्प में रख लीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पर आटा, और आटा चूंकि द्रव्यवाचक है वस्तु, उसके द्रव्यवाचक जो चीज़ें होती हैं वो सदैव क्या होता है, एक वचन में होती हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, इसको नोट भी कर लीजिएगा ध्यान से। मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, वाक्य इनमें से किसका उदाहरण है। ठीक है, इनमें से किसका उदाहरण है यह, तो देखिए अपूर्ण भूतकाल का है, संदिग्ध भूतकाल का है, आसन्न भूतकाल का है, सामान्य भूतकाल का। साथियों, मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भी भूतकाल के 6 भेद होते हैं, 6 भेद में सबसे जो एक देखा जाए तो थोड़ा सा जो आसन्न भूतकाल होता है उसमें आपको सदैव है की वजह से एक कठिनाई बनी रहती होगी। ठीक है, तो इसमें देखिए वाक्य में, देखिए वाक्य में है आ गया तो आप सोचेंगे कि ये वर्तमान काल का हो गया। नहीं साथियों, यहाँ पर देखिए मैंने आम खाया, खाया जो क्रिया है इसमें जो क्रिया है वह भूतकाल की है, जबकि इसमें जो सहायक क्रिया है वह क्रिया के अभी समाप्त होने के, राम अभी आया। ठीक है, राम अभी आया, जो क्रिया अभी तुरंत ही हाल में ही खत्म हुई है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, है का प्रयोग कर लेते हैं, और भूतकाल की क्रिया के साथ में। तो इस चीज को आपको नोट करना है, भूतकाल में भी आप यह है के साथ में कहीं गलत न कर दीजिएगा, इसको आप नोट करेंगे। ठीक है, जबकि अपूर्ण भूतकाल क्या होता है, मैं आम खा रहा था। ठीक है, और संदिग्ध भूतकाल क्या होगा, मैं आम खाया होगा, मैंने आम खाया होगा, संदिग्ध भूतकाल हो गया। ठीक है, और सामान्य भूतकाल क्या, मैंने आम खाया। ठीक है, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तो आपको इस वाले जो विकल्प है आसन्न भूतकाल को थोड़ा सा क्लियरली रिवीजन में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण है कौन सा है, उससे बैठा नहीं जाता। ठीक है, राम से खाया नहीं जाता, राम पत्र लिखता है, सीता पुस्तक पढ़ती है। इन दोनों में तो देखिए एक में तो सकर्मक क्रिया है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है, लेकिन जो कार्य है किसके द्वारा किया जा रहा है, तो वह लिखने का कार्य राम के द्वारा। तो इसमें क्या है, कर्तृवाच्य का है। अगर इसको अभी हम इस के द्वारा, इसके पत्र के आधार पर क्रिया का प्रयोग कर लेते तो यह कर्मवाच्य का हो जाता। सीता पुस्तक पढ़ती है, अब देखिए यहाँ पर लिंग का परिवर्तन जो है सीता के अनुसार है। ठीक है, क्या पढ़ती है, पुस्तक पढ़ती है। सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई या पढ़ी जाती है अगर होता
तब क्या होता, तब यह पुस्तक के अनुसार हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है, न कि इनके अलावा पत्र के आधार पर या पुस्तक के आधार पर क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर क्या है, कर्तृवाच्य है। जबकि ऊपर के जो दोनों शब्द वाक्य हैं, पहला और दूसरा वाक्य, वो दोनों ही वाक्य क्या हैं, भाववाच्य के उदाहरण हैं। तो इन भाववाच्य के उदाहरणों को आपको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका विकल्प सही होगा, बी। उसने टेढ़ी चाल चली, उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए वह जो शब्द है सर्वनाम का शब्द है, इसका जो सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस है वह उसने बनता है, ठीक है। उसने कर्तृवाच्य इसमें क्या कर्ता कारक में होगा, इसका एक वचन है ये कर्ता कारक में, और उसको किस तरह से होगा, कर्म कारक में। इस चीज को भी आपको पता रखना है। उससे कौन सा कारक है, करण कारक है। इस रूप में भी आपको याद रखना है चीजों को कि ये कैसे चीजें सर्वनाम के जो रूपांतर हो रहे हैं कारक के आधार पर इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद उसके लिए, ठीक है, या उसको दो या उसके लिए लाओ, तो यह दो प्रकार का संप्रदान कारक में होता है, आप लोग जानते हैं। संप्रदान कारक में उसके अतिरिक्त देखा जाए, उससे छूट गई, ठीक है, उससे दूर हो गई, तो मतलब जिसमें अपादान कारक हो, अपादान कारक, वहां पर क्या होता है, उससे छूट गई, अलग हो गई चीज, तो वहां पे भी सा रहेगा, लेकिन वह अलग करने वाला कारक होगा, ठीक है। उसका, उसकी और उसके, ये क्या है, यह संबंध कारक का चिन्ह है, ठीक है। वह के, ये सभी क्या है, आप लोग जानते हैं जो सर्वनाम होते हैं वो कारक के आधार पर परिवर्तित होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा संबंध कारक। और सर्वनाम में क्या होता है, 7 ही कारक होते हैं, 8वां कारक जो संबोधन का होता है वो नहीं होता, उसमें उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यह अधिकरण कारक, इसको ध्यान रखेंगे, क्या है, अधिकरण कारक। इस तरह से भी आपको चीजों को सीखना है, कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो उसमें है यह कर्ता कारक का रूप है, तो देखिए यहाँ पर आपका उसमें है तो कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा, तो कौन सा विकल्प सही हुआ, आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, ठीक है। चीजों को देखिएगा, आप समझिएगा, और वीडियो को बार बार आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तभी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अकार्य शब्द का तद्भव पूछा गया है, अकार्य का तद्भव रूप क्या होता है, तो साथी आप जानते हैं तद्भव और तत्सम उत्पत्ति की दृष्टि से दो प्रकार के भेद हैं, ठीक है। तद्भव और तत्सम दो प्रकार के, दो और होते हैं, देशज और विदेशी भी होते हैं, आप लोग जानते हैं। तो जो अकार्य है तत्सम का शब्द है, अकार्य का अकाज होता है, अकाज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए तो आपका अकाज तो यहाँ पर हो गया, ठीक है। और भी है तत्सम शब्द, जैसे हाथ होता है, हस्त, ठीक है, तो हस्त का हाथ। पैर है, पैर का क्या होता है तत्सम, पद या पाद होता है, ठीक है। जैसे नेत्र, अक्ष है, या कर्ण मान लीजिए, कर्ण का क्या होता है, कान होता है, कर्ण कान, है ना। अक्ष आंख, नेत्र का, नयन का भी
नेत्र हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को रिवीजन में एक रफ कॉपी लीजिए, तत्सम तद्भव के ढेर सारी चीज़ों को, जैसे अंग रखा है, अंग रखा किसे कहते हैं, अंग प्रोक्षा को या अंग रक्षक को कहते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अंग प्रोक्षा, अंग रखा, अंग रक्षक, ये सब अग्रहायन कठिन शब्द बनते हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लेंगे कौन सा उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो देखिए, सुहावना शब्द है आपके सामने, परिचय शब्द है, सफल शब्द है और असफल है, आग्रह है। तो देखिए क्या होता है, उपसर्ग एक तरफ होता है, पहले उपसर्ग, फिर मूल शब्द। ठीक है, मूल शब्द। तो वो उपसर्ग और मूल शब्द में क्या है, सबसे पहले देखिए, परि क्या है, उपसर्ग है, चय क्या है, मूल शब्द है, स क्या है, उपसर्ग है, फल क्या है, मूल शब्द है, और देखिए आ क्या है, उपसर्ग है, ग्रह क्या है, आप जानते हैं मूल शब्द है। जबकि सुहा, ठीक है, सुहावना जो शब्द है, सुहावना शब्द वह क्या है, आपका उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, इसके साथ ही हम आगे चलेंगे और चीज़ों को थोड़ा सा फास्ट करेंगे। ठीक है, 15वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आगे। प्रत्यय से बने शब्द का विकल्प कौन सा है, प्रत्यय से बना शब्द सही विकल्प कौन सा हो, इसको देखना है, उस विकल्प का चयन करना है। निम्नलिखित में से अलग, अलगरज, गंवार, चौराहा, नास्तिक। देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बने शब्द का सही विकल्प है। ठीक है, प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, तो साथियों देखिए, अलगरज, ठीक है, अलगरज, चौराहा, नास्तिक, इन सभी विकल्पों को जब देखेंगे आप, तो आपको प्रत्यय से बना विकल्प ढूंढना है। ठीक है, तो आप देखिए, आपका जो सही विकल्प है वह कौन सा विकल्प होगा, वह विकल्प होगा गंवार शब्द। ठीक है, गंवार शब्द जो है वह प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है, और आर प्रत्यय लगा हुआ है, गांव मूल शब्द में आर प्रत्यय लगा करके गंवार बनाया गया है। कभी कभी क्या होता है, उस रूप में विकृति भी आ जाती है, कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रूप परिवर्तन में भी, जैसे अब देखिए, एक प्रत्यय लगाते हैं, एक प्रत्यय लगाते हैं तो लौकिक बन जाता है, लोक से औ की मात्रा का दीर्घीकरण हो जाता है। तो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा आपको ये दिमाग में नहीं बैठाना है कि देखिए कुछ परिवर्तन हो रहा है, कठिन है यह, ऐसे आपको चीज़ों को समझ लेना है। ठीक है, इसी रूप में आगे चलेंगे। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है, विलोम शब्द दिया है और सही युग्म है कौन सा, आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। ठीक है, तो आदृत जो है वो क्या है, तिरस्कृत, किसी का आदर करते हैं और आप उसका सम्मान करते हैं, तो आदृत जो है, और तिरस्कृत यह विकल्प सही है। जबकि आपत्ति या विपत्ति, ठीक है, आपत्ति या विपत्ति का जो विलोम होगा वह क्या होगा, संपत्ति होगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अवर्षण है, अवर्षण का जो विलोम होगा वह है वर्षण। ठीक है, उसके बाद गणतंत्र है, तो गण और जन दोनों एक ही प्रकार की चीजें हैं, तो गणतंत्र में आप राजतंत्र कर लेंगे। ठीक है, राजतंत्र, इस प्रकार से चीजें परिवर्तित होती हैं, ये विकल्प सही होगा। विकल्प मतलब आपका डी सही है और उसको आप आगे करेंगे। ठीक है, आदृत तिरस्कृत विलोम शब्द का सही युग्म है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। देखिए, विज्ञ एक शब्द है, विज्ञ एक शब्द है, विज्ञ का विलोम आपको बताना है। विज्ञ प्रज्ञ होगा, सुविज्ञ होगा, अविज्ञ होगा, अज्ञ होगा। साथियों, आप लोग जानते हैं विज्ञ का जो
होगा विलोम, वह कौन सा होगा? वह होगा अज्ञ। ठीक, वह होगा अज्ञ। ठीक है, विज्ञ और अज्ञ। तो यह है विज्ञ का विलोम अज्ञ। जबकि देखिए जो आपका प्रज्ञ है वह है अप्रज्ञ या मूढ़, और प्रज्ञ का क्या होगा? मूढ़ हो जाएगा। ठीक है, प्रज्ञा अप्रज्ञ। अभी अप्रज्ञ भी हो सकता है या मूढ़ भी हो सकता है। ठीक है, मूढ़ मतलब मूर्ख भी होता है। ठीक है, साथ ही और भी कई प्रकार के आपको शब्द और विलोम मिलेंगे, तो उनको भी आपको लिख लेना है। ऐसे आपको तैयारी करनी है, जैसे क्वेश्चन को देखिए तो उस प्रकार की चीज़ों को आप रफ कॉपी पे, एक विकल्प तो दिया है इसमें से एक प्रश्न तो हो गया, लेकिन उस प्रश्न में 3 4 5 7 10 और भी चीज़ें कर लीजिए। जैसे अर्वाचीन है तो प्राचीन है, अंधेरा है तो उजाला है, इस प्रकार की कठिन कठिन चीज़ों को आप करते चलिए। ठीक है, उससे आपकी तैयारी और भी बढ़िया बनती जाएगी। आगे चलेंगे। चंद्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है। देखिए चंद्रमा अंडरलाइन है, रात्रि की शोभा बढ़ाता है, तो इसमें पूछा गया है इसकी पर्यायवाची। ठीक है, तो अंशुमाली है, सुधांशु है, प्रभाकर है, उपर्युक्त में से एक से अधिक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो जानते हैं आप चंद्रमा को सुधांशु प्रभाकर कहा जाता है, अंशुमाली किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि अंशुमाली जो है और प्रभाकर यह सब सूर्य की पर्यायवाची है। ठीक है, जबकि चंद्रमा की पर्यायवाची सुधांशु होगा। सुधांशु के अतिरिक्त शशि, रजनीश, रागापति, विधु, ये सभी क्या है? इसके पर्यायवाची हैं। तो ठीक है, चंद्रमा की शोभा बढ़ाता है। चंद्रमा की पर्यायवाची कौन है? सुधांशु। सुधांशु के अलावा क्या है? शशि है, शशि पर्यायवाची है, और मयंक है, चंद्रमा है, हिमांशु है। ठीक है, चंद्रमौली है, और भी ढेर सारी पर्यायवाचियां हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक, जबकि सूर्य की पर्यायवाची क्या है? दिनकर है, दिवाकर है, और सूरज है, ढेर सारे हैं। प्रत्युत्मति का अर्थ होता है, प्रत्युन्मति का क्या मतलब होता है? प्रत्युत्मति का क्या मतलब होता है? जो बहुत शीघ्र, तत्पर बुद्धि जिसको कहते हैं। प्रत्युत्मन प्रत्युत्पन्न मति। ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति क्या है? जो तत्पर है, बहुत मतलब शीघ्र ही किसी बात को सुन लेता, सीख लेता, मतलब कर ले। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्पर बुद्धि कहते हैं, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति तत्पर बुद्धि को कहा जाता है। ठीक है, तो जो विकल्प है आपका सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है? तो अर्थ, अनुरोध, अपराध, अनुरोध, अपराध, अधिक और अर्थ। तो आप लोग जानते हैं अर्थ जो है वो अनेकार्थी शब्द है। एक प्रकार से अर्थ का अर्थ होता है धन या संपत्ति, धन या संपत्ति। इसके अतिरिक्त तात्पर्य भी होता है अर्थ का, मतलब अर्थ का तात्पर्य, तात्पर्य। इसके अलावा अर्थ के संपत्ति, तात्पर्य और अभिप्राय, निमित्त, ये सभी क्या है? इसके अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, निमित्त भी होता है, वो आप लोग ध्यान से देख लीजिए। एक से अधिक अर्थ होता है अनेकार्थी शब्द का। ठीक है, इति और इति का सही अर्थ भेद क्या है? देखिए इसमें इति है, इति का मतलब क्या होता है? पूर्ण। और इति का मतलब क्या होता है? विघ्न होता है, इच्छा होता है, विश्वास होता है, समापन होता है, क्या होता है? तो एक इति का मतलब क्या होता है? एक इति का मतलब तो क्या होता है? होता है पूर्ण। ठीक है, या
एक इति का मतलब क्या होता है? पूर्ण, और दूसरी इति का मतलब क्या होता है? विघ्न। ठीक है, तो विघ्न पूर्ण में तो है, लेकिन यहाँ पर इच्छा है तो ये नहीं होगा, जबकि पूर्णता और समाप्ति एक ही अर्थ देते हैं, समाप्ति ही है यहाँ पर, तो विघ्न है। इति मतलब विघ्न का अर्थ भेद बी वाले में सही है। ठीक है, इति मतलब समाप्ति, और इति मतलब क्या होता है? विघ्न होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। आगे चलेंगे, आगे का विकल्प देख लेते हैं। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो सब के आगे रहता हो। ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? ऐसे वाक्यांश के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? जो सबके आगे रहता हो, उसके लिए कौन सा? अग्रिम, अग्रज, अग्रगण, अग्रगणी, कौन सा शब्द होगा? तो साथियों, जो सबके आगे रहता हो, सबके आगे रहने वाला अग्रगणी कहलाता है। क्या कहलाता है? अग्रगणी। सबसे आगे रहने वाला अग्रगणी। अग्रगणी होगा कि अग्रणी होगा? अग्रणी होगा। अग्रगण्य, सबसे पहले जिसकी गणना हो। जिसकी गणना हो, अग्रगण्य, गणना, वह अग्रगण्य है। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो, पहले हुआ हो, तो वह क्या कहलाता है? अग्रज। ठीक है, इस चीज को आप लोग कर लीजिए। ठीक है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहेंगे। आगे आने वाला अग्रिम कहलाएगा। आगे आने वाला अग्रिम। ठीक है, तो इस तरह से चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज मतलब बड़ा भी होता है। ठीक है, अग्रज, अग्रजा। तो आप लोग देखिए, आपका जो विकल्प था अग्रगणी होगा इसका। ठीक है, 22 का डी। जिस पर आक्रमण ना हुआ किया गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जीवट है, भयानक है, अछूता है, आक्रांत। ठीक है, आक्रांत, जिस पर अभी तक आक्रमण न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए यह शब्द सही होगा, जिस पर अभी तक आक्रमण न हुआ हो। ठीक है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो। ठीक, जिस पर आक्रमण न किया गया हो, ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा अनाक्रांत। ठीक, आगे चलते हैं। अभीष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विग्रह या संधि विच्छेद कहा जाता है। संधि विच्छेद क्या होगा अभीष्ट शब्द में? अभी देखिए, इसमें अभी इष्ट, अभिधन ईस्ट, अभिधन ईस्ट या अभिधन ईस्ट। साथियों, आप जानते हैं अभी एक उपसर्ग है किसमें? अभी एक उपसर्ग है संस्कृत में, और उपसर्ग के योग से इष्ट उसमें मिला दिया गया है। तो अभिष्ट के योग से ही यह अभीष्ट हुआ है। इस दोनों को मिलाने पर अभीष्ट बनेगा। ठीक है, अभीष्ट, और इस शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है, इसको आप लोग कर लेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा, दीर्घ स्वर संधि है इसमें। ठीक है, यथा समय में कौन सा समास है? तो साथियों, आप जानते हैं यथा समय में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। इसके आगे देखेंगे, व्याकरण की दृष्टि से
निम्न में कौन सा शुद्ध वाक्य है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, उसे अनुत्तीर्ण होने का शक है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है, उसे अनुत्तीर्ण होने का संशय है। तो 4 प्रकार के वाक्य दिए गए हैं, चारों में आपको देखना है कि कौन सा वाक्य सही है। तो आप देखिए, जो क्वेश्चन नंबर विकल्प ए है 26 क्वेश्चन में, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है, वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो जो विकल्प आपका होगा सही, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, ठीक है, यह सही होगा। बाकी दिए गए विकल्प असंगत है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाला आचार्य कौन है? आचार्य विश्वनाथ हैं, जो कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। जबकि भरत ने इनकी रचना कौन सी है? नाट्यशास्त्र इनकी रचना है। और मम्मट भी काव्य प्रकाश की रचना करते हैं, राजशेखर की भी रचना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग देख लीजिएगा। हरिगीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? साथियों, हरिगीतिका छंद है एक सममात्रिक छंद है, जिसमें कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें आपको मात्रा बतानी, कितनी मात्राएं होती हैं। साथियों जैसे देखिए, आप देखेंगे तो हरिगीतिका छंद में कुल मिलाकर के 28 मात्राएं होती हैं, या 28 मात्राएं होती हैं, और यह सममात्रिक छंद है, ठीक है। कैसा मात्रिक, किस प्रकार का मात्रिक छंद है? यह एक मात्रिक सम छंद है, सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 28, ठीक है। और सम मात्रिक छंद इसको लिखेंगे मात्रिक छंद, है, साथ ही 28 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु, अंत में लघु और गुरु, अर्थात ये मात्रा होती है इसमें, ठीक है। अंत में लघु गुरु होता है, साथ में 16 प्लस 12 की यति होती है, ठीक है। 16 और प्लस 12 की यति होती है। अंत में देखेंगे तो ये चिन्ह जो है आना आवश्यक है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा, हरिगीतिका छंद, ठीक है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सो जल पर सन्हित मनहु सुहाए। अब देखिए, ये पंक्ति है दी हुई, और इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, कि वृत्यानुप्रास है, कि शब्दालंकार है, कि स्वभावोक्ति है। साथियों आप जानते हैं कि उपरयुक्त पंक्ति में देखिए तो 1 ता, 2 ता, 3 ता, 4 ता, 5 ता, ठीक है। ता वर्ण की वृत्ति एक से अधिक बार हुई है, ठीक है। और वह क्या है? एक से अधिक बार हुई है। तो इस पंक्ति में देखेंगे कि आप अनुप्रास के साथ ही वृत्यानुप्रास, ठीक है, जो सुनने में थोड़ा मधुर लगती है, वृत्यानुप्रास रस बोधक होती है, ठीक है, रसासिक्त करने वाली होती, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? वृत्यानुप्रास होगा, ठीक है। आगे चलेंगे। इनमें से एक शब्द का अर्थ है फाइल, ठीक है। तो कौन सा शब्द है वह फाइल का? तो मिसिल है, मसला है, मसाला है, मशाल है, ठीक है। मिशिल शब्द, मसला शब्द और मसाल शब्द, इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो फाइल का समानार्थी है? तो मसला, मसाला और मशाल तो नहीं होगा, जबकि मिशिल का मतलब क्या होता है? मिशिल जो है फाइल का समानार्थी शब्द है, ठीक है। आगे चलते हैं। जमात में करामात का अर्थ है भीड़ में रहने वाले लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, भीड़ में लोग बहुत अच्छे होते हैं, भीड़ में रहकर अच्छा काम किया जा सकता है। तो जमात में रहकर कुछ ना कुछ करामात करते हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, 31 का ए हो जाएगा। गुड़ ना दें, गुड़ की लड़ाई तो करें, रोज तो करें, सी बात तो करें, गुड़ की सी बात तो करें, है ना। गुड़ की सी, गुड़ ना दें मतलब गुड़ तो मीठा होता है, गुड़ ना दें लेकिन गुड़ की सी बात तो करें, गुड़ जैसी मीठी बात तो करिए। तो आपका जो विकल्प है वह विकल्प सी सही हो जाएगा, ठीक है। इस श्लोकोक्ति को पूरा करना है, तो देख लेंगे आप इसको पूरा करके। गुड़ ना दें लेकिन गुड़ की सी बात तो करें, इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? तो साथियों इसमें जो आपका विकल्प है
वह सी विकल्प होगा सही। ठीक है, विकल्प सी कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा, नगेंद्र ने लिखा, राहुल सांकृत्यायन ने लिखा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। किसने लिखा है? तो साहित्य से संबंधित यह प्रश्न है और साहित्य इतिहास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कौन सा साहित्य इतिहास है? तो साथियों आप जानते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है। साथ ही हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन जो है एक पुस्तक का डॉक्टर नागेंद्र ने भी किया है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन के और महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ भी साहित्य लेखन कार्य हुआ है। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने भी एक पुस्तक साहित्य की लिखी है, इसको देख लेंगे आप। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का सर्वाधिक उचित विकल्प द्वारा आपको आंसर करना है। यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपने पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा का साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह कोई शिक्षा है? देखिए, यह आपके सामने एक पैसेज है, इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देख लेंगे। जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? उच्च शिक्षा चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए, प्राथमिक शिक्षा चाहिए, यांत्रिक शिक्षा? क्योंकि देखिए साथियों, पैसेज में यांत्रिक शिक्षा की बात की गई है, तो जो आपका विकल्प होगा वह यांत्रिक शिक्षा होगा। ठीक है, कौन सा विकल्प होगा? यांत्रिक शिक्षा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? सामर्थ्य एवं साहस का, साहस एवं धनी, निडरता एवं उत्साह, उत्साह एवं धनी का। तो सामर्थ्य का विकास करे और किसका होना चाहिए? साहस का विकास होना चाहिए। ठीक है, सामर्थ्यवान बनाए और साहसी बनाए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह जीवन की चुनौतियों से पलायन कर जाए। ऐसी क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? नहीं, जीवन की चुनौतियों को सामना कर सके, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर क्लर्क बने, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर विदेश जाए। ठीक है, तो आप देखिए सबसे जो उचित जो विकल्प है, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें ऐसा हमें शिक्षा बनाए। ठीक है, आगे चलेंगे। शिक्षा और यांत्रिक शिक्षा के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। शिक्षा जीवन संग्रामहीनता के बीच, ठीक है, शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। तो इसमें देखिए जो आपका शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच संबंध उद्घाटित हो रहे हैं। ठीक है, तो विकल्प आपका जो होगा वह विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी होगा। ठीक है, शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच में जो संबंध है उद्घाटित हो रहे हैं। ठीक है, तो साथियों ये आपको मैं प्रैक्टिस सेट 15वां करा रहा था और इसमें 15वें प्रैक्टिस सेट में आपने फिर पुनः 37 क्वेश्चन पूरे कर लिए। इसको एक बार फिर से आप अपने घर पे रिवाइज करेंगे और मैं आपके लिए अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।